आपको हर एज में अपने आप को कैरी करना आना चाहिए। एस्थेटिक मेडिसिन जो है या एस्थेटिक के प्रोसीजर्स जो है आपको सिर्फ सपोर्ट देते हैं जब तक आपकी जेब में पैसे है। आपकी जेब में पैसे खत्म हो जाएंगे फिर आप क्या करेंगे। देखिए हर गली मोहल्ले में ब्यूटी पार्लर खुला हुआ है, क्योंकि जितनी इन्फेक्शियस डिजीजेस ब्यूटी पार्लर से ट्रांसमिट होती हैं यू कांट इमेजिन। नहीं करी मैं फ्रेश डॉक्टर्स की बात कर रही हूँ कि जो अभी हाउस जॉब करके और बाहर आया है और सोच रहा है कि जी अब मैंने क्या करना है, अमेरिका तो नहीं जा सकता। फिर मैं सोचूंगा यार शॉर्ट टर्म क्या करूँगी, जिस ज्यादा पैसा आने लगे मैं सोचूंगा एस्थेटिक क्लिनिक खोल लेता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मैं यासिर जंजुआ और आप देख रहे हैं यासिर जंजुआ पॉडकास्ट। आज की जो हमारी गेस्ट है डॉक्टर तस्नीम कौसर, कराची से इनका ताल्लुक़ है। और जब हम इस पॉडकास्ट को स्टार्ट कर रहे थे तो उससे पहले चाय पे हमारी कुछ डिस्कशन हो रही थी, और आप यकीन जानें कि इतनी वर्सटाइल पर्सनैलिटी हैं और इतनी सारी चीज़ें जो हैं वो हम डिस्कस करना शुरू हुए, तो हमने अचानक फ़ैसला किया कि हमें कैमरे ऑन कर लेने चाहिए इससे पहले कि ये जो इतनी दिलचस्प गुफ्तगू है और इतनी ज़्यादा नॉलेजेबल चीज़ें हैं ये शायद ऑडियंस तक ना पहुँच सकें। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। तस्नीम, जो आपका इंट्रोडक्शन है ना वो इतना ब्रीफ है कि कहीं कहीं मैं भूल जाऊंगा बताते बताते, तो सबसे पहले तो आप अपना इंट्रोडक्शन जो है वो खुद ही करा दें। थैंक यू सो मच यासिर, और थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी ऑन योर पॉडकास्ट। और मेरा नाम डॉक्टर तस्नीम कौसर है, कराची से मेरा ताल्लुक़ है। कोई इतना लंबा चौड़ा मेरा इंट्रो नहीं है। मैं बेसिकली आई एम ए कंसल्टेंट गायनेकोलॉजिस्ट और आई एम प्रैक्टिसिंग सिंस मोर देन 26 years और इट्स अ लॉन्ग टाइम। एस्थेटिक फिजिशियन के तौर पे भी काम कर रही हूँ और कुछ बिज़नेस से रिलेटेड चीज़ें हैं शुरू की और स्टिल चल रही हैं। वुमेन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री कोरंगी कराची की मैं प्रेसिडेंट हूँ, दूसरी दफ़ा प्रेसिडेंट बनी हूँ, उसके फाउंडिंग मेंबर्स में से हूँ। कंज्यूमर एसोसिएशन का जो वुमेन विंग है उसमें हेल्थ डिवीज़न को एज ए वाइस चेयरपर्सन पाकिस्तान रिप्रेजेंट करती हूँ। बस यही थोड़ी सी चीज़ें हैं और कुछ मेरी कंपनीज़ हैं जिनको मैं बिज़नेस कह ले उसको। मेरी एक कंपनी है सिस्कॉप के नाम से, जिसमें मैं हर्ब्स और मिनरल्स के एक्सपोर्ट का काम शुरू किया है। कुछ एजुकेशन से मुतालिक एक मेरा प्लेटफॉर्म है पॉसिम्पल इंटरनेशनल के नाम से, उसमें हम स्पेशली जो मेडिकल के फील्ड से फार्मास्यूटिकल एंड मेडिकल डॉक्टर्स की उनकी ट्रेनिंग्स के हवाले से वो चीज़ें चल रही होती हैं। इसी तरह के बहुत सारे लोगों के साथ कुछ अलायंसेस हैं, चल रही हैं चीज़ें। आप एक ही हैं? जी मैं एक ही हूँ। ये जितनी सारी चीज़ें आपने बताई हैं यकीनन इसके लिए बहुत सारा तजुर्बा भी चाहिए होता है, और किसी एक शख्स के लिए इतना सब कुछ करना बिल्कुल भी आसान नहीं होता। मुश्किल से मैनेज करती हैं या आसानी से सब कुछ हो जाता है? नहीं, अब जब इतना अरसा गुजर जाता है ना तो फिर आपको मैनेज करना आ जाता है। हमारी सोसाइटी में अब क्योंकि आपने जब स्टार्ट में अपने इंट्रोडक्शन में बताया कि आप गायनेकोलॉजिस्ट हैं, डॉक्टर हैं, तो सोसाइटी ने आपको बिज़नेस में एक्सेप्ट कर लिया था? क्योंकि हमारी सोसाइटी जो है वो एक डॉक्टर को एज अ बिजनेस वूमेन जो है वो एक्सेप्ट करने में बड़ा टाइम लगाती है। नहीं, बिल्कुल ऐसा ही है। और जब तक मैं देखें गायनेकोलॉजी एंड ऑब्स्टेट्रिक्स इज़ ए बिल्कुल फुल टाइम जॉब। और जब आप ऑब्स्टेट्रिक्स स्पेशली जब आप कर रहे होते हैं तो उसके साथ तो आप कुछ सोच ही नहीं सकते कि कुछ और करेंगे। बट डॉक्टर्स क्योंकि थोड़ा सा उनका होता है, वो उस जॉब के साथ घर और बच्चे भी देख रही होती है, तो वो एक उनकी एडिशनल जॉब होती है। वो मैंने भी की और बाकी सारी डॉक्टर्स भी करती हैं जो कि गायनेकोलॉजिस्ट होती हैं, ऑब्स्टेट्रिशियन होती हैं। बट इट्स वेरी वेरी मच क्वाइट चैलेंजिंग और हेक्टिक जॉब है, जो कि उसके साथ आप तो कुछ दूसरी चीज़ करने का सोच नहीं सकते। बट आई डिड माई प्रैक्टिस और मैंने अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन की गायनी ऑप्स में, और 15 साल तकरीबन प्रैक्टिस करने के बाद आई लेफ्ट माई ऑब्स्टेट्रिक प्रैक्टिस, क्योंकि वो उस वक्त मुझे लगा कि जब हम, बल्कि एक बात मैं हमेशा कहती हूँ कि जब हम रेजिडेंसी कर रहे थे अपनी, या इनिशियली जब जॉब वगैरह स्टार्ट की थी, उसमें गायनी ऑब्स में स्पेशली नाइट्स लगती हैं हमारी डॉक्टर्स की ना, चाहे आप हाउस जॉब कर रहे हो, चाहे आप पोस्ट ग्रेजुएशन की ट्रेनिंग कर रहे हो, तो हमारी हफ्ते में 2 दफ़ा नाइट होती है। ठीक है, और नाइट का मतलब ये नहीं होता कि हम अभी रात को जा रहे हैं और सुबह वापस आ गए। नाइट का मतलब होता है
कि आज सुबह अगर मैं गई हूँ सुबह 8 बजे, तो अगले दिन दोपहर में मैं 2, ढाई बजे, 3 बजे घर पहुँचूंगी। अच्छा जी, और वो ऑल द टाइम मुझे हॉस्पिटल में ही स्टे करना है, और ऐसा हफ्ते में 2 से 3 दफ़ा लाजमी हर डॉक्टर के साथ होता है, और वो करती हैं। तस्नीम, ये तो आपने अपना वो टाइम बताया कि या चले शायद अभी भी ये प्रैक्टिस चल रही है, ये एस्थेटिक मेडिसिन की तरफ आ गई आप गायनी की तरफ से, तो ये ख्याल कैसे आ गया आपको? जी, मैं वही आपको बता रही थी कि जब बच्चे छोटे थे ना, तो उस वक्त लगता था कि ये बस बड़े हो जाएं किसी तरह से, और तो फिर ज़िंदगी आसान हो जाएगी। लेकिन असल जो चैलेंज शुरू होता है ना, मुझे लगता है जब बच्चे आपके प्रोफेशनल लाइफ की तरफ एंटर हो रहे होते हैं, तो वो जो अपना प्रोफेशन होता है ना, अपनी प्रोफेशनल लाइफ होती है, वो अब सबसे ज़्यादा सफ़र कर रही होती है। ठीक है, छोटे बच्चों का तो ये है कि आप अपनी जॉब के साथ उनको कहीं भी सुला दें, खिला दें, पिला दें, मतलब होमवर्क करा दें, दैट्स इट, वो मैनेज हो जाता है आसानी से। उस वक्त वो भी मुश्किल लग रहा होता है, वो बट आसानी से मैनेज हो जाता है। लेकिन जब ये बच्चों का प्रोफेशनल लाइफ में आना डिसाइड कर रहे होते हैं पेरेंट्स, तो उस वक्त उनको मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है उनके कंप्लीट सुपरविजन की, सबसे ज़्यादा जब वो अपने 9th मैट्रिक, सेकेंडरी कह लें उसे, 9th मैट्रिक में होते हैं, और फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर, जो हम हमेशा से सुनते आए हैं कि ये 4 साल मेहनत कर लो तो उसके बाद जो है वो बस सारे चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी। तो वो ही सारे पेरेंट्स की तरह हमें भी ऑब्वियसली ये था कि बच्चे अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में आ रहे थे, तो उस वक्त उनको ज़्यादा नीड थी। तो और जब हस्बैंड एंड वाइफ दोनों ही प्रोफेशनल हो और अपने अपनी प्रोफेशनल फील्ड्स में काम कर रहे हो, तो ऐसा पॉसिबल नहीं हो सकता कि आप दोनों का प्रोफेशन बहुत पीक पे पहुँचे। तो अगर आपने साथ साथ फैमिली भी बनानी है, बच्चों को भी देखना है, बच्चों की भी तरबियत करनी है, तो किसी एक ना एक को वो अपने प्रोफेशन का उस वक्त तावान देना पड़ता है। तो वो तावान यूजुअली औरतें देती हैं। तो मैंने अपने उसमें थोड़ा सा अपना गैप लिया, और क्योंकि उसके बाद फिर वो जब आपका एक दफ़ा बीच में गैप आ जाता है, तो फिर दोबारा उस पेस पे चलना, क्योंकि आप भी उम्र के उस हिस्से में पहुंच चुके होते हैं जहाँ पे आप थकने लगते हैं, तो फिर मुझे लगा कि नहीं, अब थोड़ा सा कम कर देना चाहिए, क्योंकि ऑब्स्टेटिक्स अ फुल टाइम जॉब, इट्स क्वाइट चैलेंजिंग, बहुत मुश्किल हुआ। तो उस वक्त मैंने बीच में गैप लिया, ऑब्स्टेटिक्स की अपनी प्रैक्टिस छोड़ी, और उस वक्त मुझे लगा कि नहीं, मुझे कुछ और भी साथ में करना चाहिए, ऐसी चीज़ करनी चाहिए जिसमें मेरा हर वक्त बाहर रहने का सिलसिला ना हो। तो उस वक्त एस्थेटिक कॉस्मेटोलॉजी और थोड़ा सा मैं अल्टरनेटिव मेडिसिन की तरफ भी मैंने काम किया है। मैं हमदर्द यूनिवर्सिटी में विजिटिंग फैकल्टी एज ए पढ़ाती भी रही हूँ, ईस्टर्न मेडिसिन डिपार्टमेंट में। आप कितना कुछ कर लेती हैं। मैंने हिजामा की ट्रेनिंग वहाँ से की, और फिर कराई, वहाँ पे डॉक्टर्स की ट्रेनिंग करवाई, और फिर क्योंकि मुझे उसमें अच्छा लगा, एक डिफरेंट चीज़ थी, यानी कि ईस्टर्न मेडिसिन और मेडिकल मॉडर्न मेडिसिन का जो कॉम्बिनेशन है, वो मुझे बहुत ही एक नई सी चीज़ लगी। और उस पर जब मैंने आगे पढ़ना शुरू किया और उस पर मैंने काम करना शुरू किया, तो उससे, और मैंने उसको प्रैक्टिस में शामिल किया, तो मेरे पेशेंट्स को भी फ़ायदा हुआ बहुत ज़्यादा, और मुझे ख़ुद भी उसमें मज़ा आया। तो वो मैंने अपनी प्रैक्टिस, वो ऐसी थी चीज़ के आप अपनी जो भी आप अपना क्लिनिक कर रहे हैं, प्राइवेट प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो उसमें आप अपनी ऐड ऑन करते जाइए अपनी सर्विसेज को, तो उसकी तो कोई लिमिट नहीं है, आप जितना उसमें टाइम लगाइए। तस्नीम, आज की जो खातून है वो इतनी कॉन्शियस क्यों हो गई कि एस्थेटिक का ट्रीटमेंट जो है, एस्थेटिक मेडिसिन जो है, ये बड़ा एक्सपेंसिव काम है, और सबसे पहले ये बताएं कि ये किस एज की ख़वातीन जो है उनको ये ख्याल आता है कि हमें अब इस तरफ चले जाना चाहिए? क्या मतलब है ख़वातीन को ख्याल आता है? मर्द हज़रात को भी ये ख्याल आता है। मुझे ये लगता है कि जो ख़वातीन हैं वो ज़्यादा फोकस्ड हैं, और हम मेल के ऊपर बाद में जाएंगे, पहले ख़वातीन को डिस्कस कर लेते हैं, लेडीज़ फर्स्ट। अच्छा जी, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। देखें, ऑब्वियसली एजिंग इज़ ए फैक्ट, और उसको आप डिनाई नहीं कर सकते। हमारे यहाँ देखिए, खूबसूरत लगना और खूबसूरत बनना, ये तो मेरा ख्याल है कि हर एक का बुनियादी हक है ना, चाहे वो मर्द हो या औरत हो। तो
अब ये है कि जब से ये एस्थेटिक मेडिसिन या एस्थेटिक कॉस्मेटोलॉजी की फील्ड आई है, जो कि एक इमर्जिंग फील्ड है, और ना सिर्फ एक इमर्जिंग फील्ड है, बहुत बड़ा बिजनेस के तौर पे ये सामने आई है, ठीक है ना। डॉक्टर्स को तो शायद इसका इदराक इतना नहीं है, लेकिन जो कंपनीज इसकी चीज़ें सप्लाई कर रही हैं, जो इसकी मशीनें आ रही हैं, वो एक हमारी इकॉनमी में एक अच्छा रोल भी प्ले कर रही हैं। तो डॉक्टर्स अभी तक इस बात से वेल अवेयर शायद नहीं है, लेकिन वो आप तो खुद भी डॉक्टर हैं, तो आपको तो इसकी अवेयरनेस के ऊपर काम करना चाहिए, तो आपने अभी तक बिल्कुल करना चाहिए। पहले मैं आपकी बात का जवाब दे दूं कि एजिंग को हम क्यों इसके बारे में इतने कॉन्शियस हो जाते हैं। देखिए, जब भी हम अपनी मिडिल एज में आते हैं ना, तो एक्चुअली हम अपनी मिडिल एज को किस तरह से कैरी करें कंफर्टेबली, ठीक है। अब क्योंकि आजकल मीडिया ने और जो इतना कहना चाहिए कि अवेयरनेस है और इतनी अवेलेबिलिटी है, तो पहले की शायद इतनी नहीं थी। खूबसूरत दिखना और ये इस तरह के प्रोसीजर्स करवाना, या सिर्फ ब्यूटी पार्लर्स या गली मोहल्ले के या कोई अच्छे जिसके जो अच्छी जगह अफोर्ड कर सकता था वो अच्छे किसी सैलून में चला जाता था, सिर्फ वहीं तक महदूद था। लेकिन वो कोई लॉन्ग टर्म चीज़ें नहीं होती थी, और उससे कहना चाहिए कि स्किन डिजीज़ेस भी बहुत होती थी। अब जब से डॉक्टर्स ने इस चीज़ को केटर करना शुरू किया है, इस फील्ड को, तो एक अब उसमें भी कैटेगरीज हैं, इन्वेजिव प्रोसीजर्स भी आते हैं, नॉन इन्वेजिव प्रोसीजर्स भी आते हैं, और नो डाउट कि एस्थेटिक मेडिसिन इज़ ए कहना चाहिए कि महंगी वो है। और एक बात मैं आपको बताऊं कि ये जो हमारा, हम जिसे कहते हैं हेल्थ केयर सिस्टम, हम इसे हेल्थ केयर सिस्टम कहते हैं, ठीक है। हेल्थ केयर सिस्टम में आप मुझे बताइए कि हेल्थ केयर सिस्टम से आपकी क्या मुराद है? कि हेल्दी होगा तो वो सिस्टम का हिस्सा होगा, हाँ जी, है ना। तो आप मुझे बताइए कि कितने लोग हैं जो हेल्दी होते हैं और वो डॉक्टर के पास ये पूछने जाते हैं कि डॉक्टर साहब अब मैं अपना लाइफ स्टाइल कैसे अपनाऊं मिडिल एज के बाद, मेरी मिडिल एज आ गई है, या वॉट एवर द एज कोई भी हो, कि मैं बीमार ना पड़ूं। मेरे ख्याल से इसकी रेशो तो शायद 10% से भी कम हो। 0% है। आपको अगर कोई कहे कि आप जी जाके ये टेस्ट करा लें, आप तो मैं शायद कभी भी ना जाऊं, है ना, आप खुद से, बल्कि ऐसा होता है कि हमें जरूरत भी महसूस हो रही हो, तो फिर भी हम अवॉइड कर रहे हो, ठीक है। हम बीमार पड़ने का इंतजार कर रहे होते हैं। तो हमारा जो हेल्थ केयर सिस्टम है, वो उसमें प्रिवेंशन के नाम पर आपको कभी क्या चीज मिली है? प्रिवेंशन के नाम पे आपको कभी किसी डॉक्टर ने, हाँ डॉक्टर्स बताते हैं, लेकिन हमारे कहना चाहिए कि जनरल एडवाइस, जनरल एडवाइस, ठीक है ना, एक जनरल, हमारे पास एक सिस्टम नहीं है कि मैं एक किसी ऐसी जगह पे जाऊं कि जब मैं हेल्दी हूं और वहाँ जाके मैं मज़ीद इस बात के लिए अवेयरनेस हासिल करूँ, या मैं उस चीज़ की आगाही मुझे हो कि मैं मज़ीद, मैं मेरे घर वाले बीमार ना पड़े, मेरे बच्चे बीमार ना पड़े। और इसको हम कहते हैं प्रिवेंटिव मेडिसिन। प्रिवेंटिव मेडिसिन का पाकिस्तान में कोई वो नहीं है, सिस्टम नहीं है, ठीक है। हम कहते तो हेल्थ केयर सिस्टम है, बट मेरे ख्याल में ये सिक केयर सिस्टम है, क्योंकि जब हम सिक होते हैं, जब हम बीमार होते हैं, तो हम उस हेल्थ, जिसे हम हेल्थ केयर सिस्टम कहते हैं, उसमें जाते हैं, और उसमें हमारे पास जो है, जो भी तरीक़ा इलाज है, चाहे वो मॉडर्न मेडिसिन है, हर्बल मेडिसिन है, होम्योपैथिक है, तिब है, या वॉट एवर पीर बाबा से इलाज है, कुछ भी है ना, ये सारे तरीका इलाज है। तो वो हम सब चीज़ें करेंगे, लेकिन जब हम बीमार होंगे, एस्थेटिक मेडिसिन एक ऐसी चीज़ है जो आप बीमार नहीं होते, आप हेल्दी होते, और इसको मैं कह सकती हूँ कि ये हेल्थ केयर सिस्टम है, क्योंकि आप हेल्दी हैं और आप जा रहे हैं अपने आप को अच्छा लुक देने के लिए, अपने आप को अच्छा लगने के लिए, कि आप अच्छे लगे, व्हाटएवर, मेल हो या फीमेल, मेल और फीमेल हो, सही ठीक है। आप इसलिए जाते हैं, आप बीमार होके तो नहीं जाते, आप बुखार में पड़े हुए, आप ये तो नहीं चाहेंगे ना कि मैं जाके फिलर्स करा लूँ, बोटॉक्स करा लूँ, हाइड्रोफेश, आप बिल्कुल सेट होंगे। तो बेसिकली वो हेल्थ केयर सिस्टम है, सही है। अच्छा, तो इसमें जी बड़ा काम करने की ज़रूरत है। अच्छा, यहाँ पे इस साइड पे जाने से पहले तस्नीम,
हम एक और चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट क्लियर कर लें, वो ये है कि अभी आपने कहा कि हम में से कितने लोग जो हैं वो सेहतमंद होते हुए भी डॉक्टर के पास जाते हैं, और फिर हमने एक रेशो निकाली कि शायद 1 to 10% कह लें उसको। अब आपकी इस बात से एक दूसरा कॉन्सेप्ट भी है, कहीं यहाँ से वो डॉक्टर शॉपिंग वाला कॉन्सेप्ट प्रमोट तो नहीं होता कि एक बंदा रोज़ उठे या 1 महीने बाद उठे और वो कि मैं ठीक हूँ लेकिन मुझे डॉक्टर के पास जाना चाहिए। सोसाइटी में लोगों को रोक कौन रहा है डॉक्टर के पास जाने से? ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, शायद मैं आपसे पूछ। कोई नहीं रोक रहा, लोगों का अपना लाइफ स्टाइल वो रोक रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि लोगों को लगता है कि वंस हम चले गए तो डॉक्टर ने हमें जो है वो किसी ना किसी डिजीज को डिक्लेयर कर देना, हाँ, मुब्तला कर तो देना। ऐसा ही है शायद और कुछ नहीं तो नफ्सियाती मर्द में मुब्तला कर देगा। तो ऐसा ही है हमारे यहाँ। आप मुझे बताइए ना, अब जब मैं जो हमारे यहाँ का लाइफ स्टाइल है, सही है, जो हमारा सोना जागना है, जो हमारा खाना पीना है, उसमें तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी पाकिस्तान में कोई भी एक बंदा ऐसा हो कि जिसके घर में बीमार ना हो या उनके वो पोटेंशियल बीमार होने वाले ना हो। आप मुझे बताइए, कोई ऐसा घर आपको पाकिस्तान में मिलेगा जहाँ पे बच्चे, बड़े, बूढ़े कोई बीमार ना हो? ऐसा हो नहीं सकता, है ना, ऐसा हो नहीं सकता। अच्छा, अब उसमें आपका लाइफ स्टाइल एक तो चले है कि एक बीमारी हो गई हमें, ठीक है, लेकिन कुछ बीमारियां, मेजॉरिटी बीमारियां, मैं देखिए एक्यूट डिजीजेज या वायरल इन्फेक्शंस या एक्सीडेंट, जो ये चीज़ें होती हैं ये बहुत ऑब्वियस होती हैं। इसमें देखें आपका कोई अमल दखल नहीं होता, कोई नागहानी आफत है, कोई आपको अचानक से कोई एक्यूट इन्फेक्शन हो गया, आपको कोई अचानक से बहुत शदीद दर्द हुआ, ये एक जेन्युइन रीजंस हैं हॉस्पिटल जाने के, ठीक है। लेकिन आप हाइपरटेंसिव हो गए, आप डायबिटिक हो गए, आपकी ओबेसिटी हो गई, आपका जो है थायराइड के इशू हो गए, आपके जो है जी हार्मोनल इश्यूज हो गए, पीसीओज हो गए ख़वातीन को और बच्चियों को। आपको पता है पीसीओज का रेट, जो प्रिवेलेंस रेट है वो 100% है। 52% पॉपुलेशन है ख़वातीन की और 52% ही इसका प्रिवेलेंस रेट है। यानी कि हर एक औरत और बच्ची जो आपके मेरे घर में मुझ समेत है, हम में से किसी न किसी को पीसीओ का कोई ना कोई इशू हो रहा है, ठीक है। तो ये क्या, ये सारी मैनेजेबल चीजें हैं, हम इनको मैनेज कर सकते हैं। हम कैसे मैनेज कर सकते हैं? अपने लाइफ स्टाइल चेंज से, ठीक है, और अपने सोना जागना और खाना पीना कंट्रोल करके। हम में से कितने लोग हैं जो एक्सरसाइज करते हैं, वॉक करते हैं, अपनी हेल्थ, अब तो खैर बहुत अवेयरनेस हो गई है। हाँ। उस बहुत अवेयरनेस होने के बावजूद भी परसेंटेज निकाल के देख लें, आप यही देख लें कि सुबह फजर की नमाज में कितने होती है, ठीक है, या आपको वॉक करते हुए आपको बड़ी बड़ी पार्क्स मिलेंगे, बड़ी बड़ी वॉक की जगह सेफ एंड सिक्योर मिलेंगी, लेकिन 8-10 लोग वॉक कर रहे होंगे, आबादी वहां पे 1-2 लाख की होगी। उस एक किसी भी स्पेसिफिक एरिया की बात कर रही हूँ, उसमें तो कोई नहीं रोक रहा ना। आपको सुबह उठने से, आपको सुबह वॉक करने से, अपना लाइफ स्टाइल चेंज करने से तो आपको कोई भी नहीं रोक रहा। इसमें तो ना डॉक्टर आपको मना कर रहा है, ना कोई सोसाइटी मना कर रही है, ना कोई आप, ये तो हर एक ने अपना डिसीजन खुद लेना है। और अगर मेरी फैमिली है तो मैंने अपनी फैमिली को इस चीज के लिए एनकरेज करना है, मैंने अपने बच्चों को ये सीख देनी है, तो कोई और तो नहीं सिखाएगा। अच्छा चले, मुझे नहीं पता, लेकिन ये चीजें सीखने के लिए हम जाने की जहमत गवारा करते हैं डॉक्टर के पास? नहीं करते, कभी भी नहीं करते कि डॉक्टर साहब मेरे बच्चे और मैं बीमार ना पड़े, कोई ऐसी चीज बता दें, हम क्या करें। अच्छा, अब ये वाला तो हो गया फैक्टर हमारी हेल्थ को लेके। अब आ जाते हैं ब्यूटी के ऊपर, ठीक है जी। एक मर्द या औरत अगर खूबसूरत नजर नहीं आएगा तो उसको क्या नुकसानात हो सकते हैं, शायद वो ये नहीं जानता। नहीं, नुकसानात नहीं हो सकते। देखें ये जो है ना सोशल वो है। अच्छा, मैं किस सेंस में कह रहा हूँ उसको मुझे क्लियर करने दें। मुझे लगता है कि आज से बहुत सालों पहले इस चीज़ की अवेयरनेस नहीं थी हमारी सोसाइटी में। अगर एक साइड आप देखें तो अब ये थोड़ा सा ना हमें ऑडियंस को अंडरस्टैंड कराना पड़ेगा, बड़ा सेंसिटिव टॉपिक की तरफ जा रहे हैं हम। आपको पता है कि सोसाइटी में पिछले चंद सालों से एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स की रेशो जो है वो बहुत बढ़ने लगी है। आप इससे एग्री करती हैं या नहीं? एग्री करती हैं। अच्छा, आपके ख्याल में इसकी क्या वजह हो सकती है? नहीं,
नहीं, खूबसूरती या बदसूरती का मेरा ख्याल है कि इस चीज़ से कोई ताल्लुक इससे कोई ताल्लुक नहीं, नहीं। लेकिन इस चीज़ से ताल्लुक नहीं है तो ये चीज़ क्लियर है कि जो एक आम तासुर आजकल सोशल मीडिया का हर जगह के ऊपर एक चीज़ बड़ी कॉमनली डिस्कस होती है कि ख़वातीन या मेल अपने आप को अगर बेहतर तरीके से कैरी नहीं करेंगे तो जो इंटरेस्ट है पार्टनर्स का वो लूज़ होता है। ये सही है या गलत है? एग्रीड। पहले भी होता था, पहले भी होता होगा यकीनन, बट इतनी अवेयरनेस, अगेन वही आपकी वाली बात कि इतनी अवेयरनेस नहीं थी शायद पहले। अब लेकिन मैं इस बात से बहुत ज़्यादा एग्री नहीं करूँगी क्योंकि ये एक बहुत छोटा सा पार्ट होता है इन प्रॉब्लम्स का। हम अभी एस्थेटिक को इससे कनेक्ट नहीं कर रहे, मैं जेनेरिक आपसे अच्छा, जेनेरिक, हाँ, क्योंकि हम आगे जाके कहीं ना कहीं इस चीज़ को कनेक्ट करेंगे कि आपको लगता है कि सोसाइटी के अंदर जो ये मसाइल जब जन्म लेते हैं तो उसका किसी की ब्यूटी से तो कोई ताल्लुक नहीं होता, लेकिन एक शख्स जो है वो किस एज में, चले हम इसको इस तरह से कर लेते हैं, आपके पास आने वाले लोग जो हैं हम इसको इस तरह से लेते हैं, किस एज में किसी मेल या फीमेल को यह ख्याल आता है कि ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। जैसे हेल्थ को अभी हम डिस्कस कर रहे थे तो मुझे लगता है कि 40 के बाद लोग थोड़े कॉन्शियस होते हैं, ऐसा ही हेल्थ को लेके। नॉट एक्चुअली हेल्थ की बात कर रहे हैं, हेल्थ को लेके लोग, हेल्थ के तो अब आजकल तो यंग एज में भी हेल्थ के इश्यूज बहुत ज़्यादा कॉमन है। तो हेल्थ कॉन्शियसनेस किस एज में आपको लगता है बढ़ती है? कॉन्शियसनेस देखिए, मैं इस बात से शायद एग्री नहीं करूंगी। कॉन्शियस तो वही वाली चीज़ है कि एक एक्यूट इलनेस है और एक क्रॉनिक इलनेस है, सही है। एक्यूट इलनेस को तो आप छोड़ ही नहीं सकते ना किसी भी उससे, तो आप उसको इग्नोर नहीं कर सकते किसी भी स्टेज पे, किसी भी एज में। एक छोटे से बच्चे को भी अगर पेन हो रहा होगा ना तो वो तो रो रो के आसमान उठा लेगा और अल्टीमेटली माँ बाप को लेके जब वो तो नहीं बोल रहा। लेकिन इसमें एक्यूट इलनेस में तो कोई सवाल ही नहीं है इग्नोर होने का या डॉक्टर से कंसल्ट करने का या अपनी हेल्थ को प्रेफरेंस देने का, कॉन्शियस रहने का। लेकिन हाँ, क्रॉनिक इलनेसेस को हम बहुत ज़्यादा निग्लेक्ट करते हैं और वो ऑब्वियसली जैसे जैसे एज हमारी बढ़ती जाती है, यंग एज में हमारे अंदर शायद इतनी एनर्जी होती है कि हमारी बॉडी खुद ब खुद ओवरकम कर रही होती है हमारी जो भी प्रॉब्लम अंदर चल रही होती है, क्योंकि हम एनर्जेटिक होते हैं, हम यंग होते हैं, हमारी एज नहीं होती, तो हमारी बॉडी हमारा साथ दे रही होती है, तो वो कंपनसेशन चल रही होती है, ठीक है। और समहाउ हम इस एज में बड़े एक्टिव होते हैं, वर्किंग भी होते हैं, काम भी कर रहे होते हैं, ऐसा नहीं होता कि 24 घंटे बैठे हुए हैं क्या। लेकिन ऑब्वियसली जब मिडिल एज आती है, अब देखिए मिडिल एज के भी अब क्राइटेरियाज डिफरेंट हो गए ना। एक बंदा है जो घर में बैठा हुआ है, वो 30 साल में भी मिडिल एज का हो जाएगा, वो कुछ नहीं कर रहा, वो सुबह से शाम तक घर बैठा है, तो वो तो मिडिल एज उसकी तो आ गई ना, सही है। और एक बंदा है जो 60-70 साल तक सुबह उठता है और तैयार होता है, ऑफिस जाता है, तो उसकी तो मिडिल एज अभी भी नहीं आई, मतलब चल रही है उसकी तो मिडिल एज। आप मिडिल एज का देखिए, मिडिल एज का कोई ना टाइम फ्रेम नहीं है। हाँ, एक कहते हैं जैसे खवातीन में किसी शख्स की 25 साल में भी आ सकती है और किसी की 50 में भी नहीं आ सकती। देखिए टाइम फ्रेम होता है, जैसे मैं खवातीन की बात करूं, क्योंकि ज़ाहिर है मेरा ताल्लुक गायनेकोलॉजी एंड ऑब्स्टेटिक्स से रहा है, तो मैं खवातीन की बात करूं कि पेरीमेनोपॉजल एज ग्रुप जो होती है उसको कह देते हैं कि हाँ ये मिडिल एज है, ठीक है। अब वो पहले 40 साल थी, अब वो कहते हैं कि 35 ईयर्स में भी जो है ना आपके ये जो है ना पेरीमेनोपॉजल एज शुरू हो गई। अब वो आहिस्ता आहिस्ता पीछे की तरफ जा रहा है, ठीक है। तो अब इट्स अप टू यू कि आप अपनी मिडिल एज को 80 साल तक ले जाएं, ये तो आपके ऊपर है। अच्छा, एस्थेटिक में भी यही कॉन्सेप्ट इसी तरह से आता है? अगेन मैं एक बात कहती हूँ कि आपको हर एज में अपने आप को कैरी करना आना चाहिए। एस्थेटिक मेडिसिन जो है या एस्थेटिक के प्रोसीजर्स जो है आपको सिर्फ सपोर्ट देते हैं जब तक आपकी जेब में पैसे है। आपकी जेब में पैसे खत्म हो जाएंगे फिर आप क्या करेंगे, ठीक है। अच्छा, तो वो सपोर्ट ये बड़ा आपको कैरी करना आना चाहिए अपनी मिडिल एज को एलिगेंटली, ठीक है, तो आपके मसाइल कम हो जाएंगे। अच्छा, ये बड़ी खूबसूरत बात की है आपने अभी कि जब तक आपकी जेब में पैसे हैं तो आप उसको लेके चलेंगे और जब ख़त्म हो जाएंगे तो क्या करेंगे। तो यहाँ पे ना एक बड़ा कन्फ्यूजन है, लोग मिक्स कर रहे हैं एक पार्लर को, ब्यूटी पार्लर की बात हो रही है, एक सैलून को और एक एस्थेटिक कंसल्टेंट को कहीं ना कहीं मर्ज कर जाते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे तो ही। अब इस डिस्कशन को ओपन करने से पहले इस
इसका डिफरेंस बताएं। देखिए, एक बात मैं आपको बताती हूँ, दुनिया भर में एस्थेटिशियन जो होते हैं उनके लिए डॉक्टर होना ज़रूरी नहीं होता। अच्छा, ठीक है, जहाँ बात एस्थेटिशियन की आ जाती है एस्थेटिक के हवाले से, उसके लिए डॉक्टर होना ज़रूरी नहीं है। पूरी दुनिया में कोर्सेज होते हैं, डिप्लोमाज होते हैं, इसकी डिग्री प्रोग्राम्स होते हैं, आप वो करिए और आप एस्थेटिशियन बन जाइए। बट एस्थेटिक फिजिशियन जो है वो सिर्फ डॉक्टर बन सकता है। अच्छा, उसकी वजह क्या है, डॉक्टर होना क्यों ज़रूरी है? क्योंकि वो फिजिशियन उसके नाम के आगे लग रहा है ना। अब ब्यूटी पार्लर जो चला रही है, ये सैलून जो चला रहा है, या एस्थेटिशियन जो चला रहा है, वो अपने नाम के साथ एस्थेटिक फिजिशियन नहीं लगा सकता। दिस इज अ डिफरेंस। ठीक है, अब तो अथॉरिटीज जो हैं वैसे वो चेक करती हैं आके, अब तो क्योंकि बहुत सारे एस्थेटिक क्लिनिक बन गए हैं। जैसे कि क्लिनिक अगर है फर्ज करें, तो क्लिनिक को इट शुड बी रजिस्टर्ड बाय हेल्थ केयर अथॉरिटीज। ठीक है ना, हर सूबे में। मैं ये सवाल इसलिए कर रहा हूँ कि जो लोग जा रहे हैं, क्योंकि पिछले 1 साल में अवेयरनेस आई है, तो अब तो हम क्योंकि अभी इस्लामाबाद में हैं, तो मैं सोशल मीडिया पे भी देख रहा होता हूँ, आए रोज एड्स नज़र आ रहे होते हैं। तो कोई एक बंदा, क्योंकि आपने बहुत बड़ा डिफरेंस बताया अभी, और शायद इसका नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है कि कोई एक शख्स कहीं जा रहा है तो उसको कैसे पता लगे? देखिए, मैंने आपको जैसे पहले भी बताया था कि एस्थेटिक कॉस्मेटोलॉजी या एस्थेटिक मेडिसिन ना एक बहुत इमर्जिंग फील्ड है। सही है, और ये एक बड़े बिजनेस के तौर पे सामने आई है। मतलब विद इन 3 to 4 years में अचानक से इसका बड़ा दौरा हो गया ना। इससे पहले नहीं था इतना। और ये एक बड़ा पोटेंशियल बिजनेस है। ठीक है, तो अब अगर इसको कहना चाहिए कि शॉर्ट टर्म अगर देखें तो डॉक्टर है, डॉक्टर तो अपना क्लिनिक रन करेगा, डॉक्टर के लिए स्टिल इट इज़ नॉट शॉर्ट टर्म। ठीक है, बट आपने अभी ब्यूटी पार्लर इंडस्ट्री की बात की, तो ब्यूटी पार्लर इंडस्ट्री देखें, हर गली मोहल्ले में ब्यूटी पार्लर खुला हुआ है। ठीक है, और वो ब्यूटी पार्लर जो है काम कर रहे हैं, उनकी कोई वो नहीं है, लेजिस्लेशन नहीं है, कोई उनकी अभी आप अगर लीगल बॉन्डिंग भी नहीं है शायद किसी किस्म की। नहीं है। अच्छा। उनके भी है, बट अब आपको पता है कि यहाँ पे तो कोई इस चीज़ की तरफ इतनी, क्योंकि जितनी इन्फेक्शियस डिजीजेस ब्यूटी पार्लर से ट्रांसमिट होती हैं, यू कांट इमेजिन। ठीक है, क्योंकि ना वो प्रॉपर हेल्थ एंड हाइजीन के उसूलों पे काम करते, ना उनको वो कि इन्फेक्शियस डिजीजेस कंट्रोल का ना उन्हें पता होता है, ना उन्होंने ट्रेनिंग्स ली होती हैं। ठीक है, अच्छा, बड़े सैलून्स की मैं बात करूं, जो बड़े बड़े सैलून्स हैं जो इसको एज ए बिजनेस लेके चल रहे हैं, इंडस्ट्री है ना सैलून्स की भी, या ये ब्यूटी की भी एक बड़ी इंडस्ट्री है। हाँ जी, इंडस्ट्री है। ठीक है, शायद सबसे बड़ी इंडस्ट्री है। सबसे बड़ी इंडस्ट्री है, नो हाँ डाउट। ठीक है, और लेकिन अब उन्होंने क्या किया, अगर मेरा बहुत बड़ा कोई सैलून का काम है और अगर मैं डॉक्टर नहीं हूँ तो मैं क्या करूँगी, और मैंने सेटअप लगाना है, पैसा मेरे लिए कोई मसला नहीं है, मैंने एक अपने सैलून के साथ एक मैंने कॉस्मेटिक्स का भी वो एस्थेटिक का भी एक सेटअप खोल लिया है। हाँ। तो या तो मैं कोई एस्थेटिशियन अपनी ब्यूटिशियन को कोई कोर्स वोर्स करा के उसको बिठा दूंगी। ठीक है, या फिर मैं क्या होगा, मैं एक डॉक्टर को हायर करूंगी, अच्छी सी सैलरी दूंगी, या परसेंटेज पे डॉक्टर को कहूंगी कि डॉक्टर साहब आप बैठ जाइए मेरे साथ। ठीक है, तो वो तो हो गया, बट स्टिल देखिए, डॉक्टर जहां भी काम करेगा ना, एटलीस्ट वो इन्फेक्शन को स्प्रेड नहीं करेगा। ठीक है, क्योंकि इसकी उसने 5 साल पढ़ा होता है, इस बात की डे 1 से उसको ट्रेनिंग दी जाती है, और उसके बाद उसने 1 साल हाउस जॉब की होती है। मैं ये पोस्ट ग्रेजुएट डॉक्टर की बात नहीं कर रही, मैं फ्रेश डॉक्टर्स की बात कर रही हूँ कि जो अभी अभी हाउस जॉब करके और बाहर आया है और सोच रहा है कि जी अब मैंने क्या करना है, अमेरिका तो नहीं जा सका, और जी कमाना तो है, शादी भी करनी है, तो अब क्या करूँ, या तो आरएमओशिप कर लो, सही है ना, कहीं जाके गवर्नमेंट की नौकरियां तो मिलने से रही, तो फिर मैं कहीं जाऊंगी कि कहीं मुझे नौकरी मिल जाए किसी हॉस्पिटल में, या फिर मैं सोचूंगा यार शॉर्ट टर्म क्या करूंगी, जिस ज्यादा पैसा आने लगे, मैं सोचूंगा एस्थेटिक क्लिनिक खोल लेता हूँ। लेकिन मैं कहती हूँ कि सिर्फ एस्थेटिक, देखिए डॉक्टर के पास एक ऑप्शन होता है, वो सिर्फ एस्थेटिक क्लिनिक नहीं खोलता, वो अपना जीपी क्लिनिक खोले, उसी में ऐड ऑन कर ले अपनी सर्विसेज को, सर्विसेज ऐड ऑन करनी है ना, कुछ कोर्सेज करने, कुछ सर्टिफिकेशंस करनी। अभी तक हमारे यहाँ
पीएमडीसी ने या हमारे यहाँ तो ये बॉडीज ही डिसाइड नहीं हो सकी अभी तक, कभी पीएमसी बन जाता है, कभी पीएमडीसी बन जाता है। ठीक है, पीएमसी ने कुछ चीज़ें एस्थेटिक मेडिसिन के हवाले से अप्रूव कर दी थी, अब पीएमडीसी कह रहा है कि जी नहीं मैं नहीं मानता इसको, तो अभी तो यही चक्कर पड़े हुए। तो अभी तक ये कहीं फिट नहीं हुई है ये चीज़ें, किसी इसकी अभी कुछ वो नहीं बनी है। हाँ, कुछ जैसे एक और इसके लिए कोई ये भी अभी तक डिसाइड नहीं हुआ कि कौन सा डॉक्टर कर सकता है, मतलब इसके लिए हाँ, ये तो पता ये है मेरा क्वेश्चन था अभी। कोई भी डॉक्टर कर सकता है। कौन सा डॉक्टर है? जिसने एमबीबीएस किया है, जिसने हाउस जॉब की, कोई भी डॉक्टर कर सकता है, क्योंकि ये वो है लाइक आपकी टेक्निकल कोर्सेज है, आपकी टेक्निकल चीजें हैं, आपकी हैंड्स ऑन ट्रेनिंग है। ठीक है, बेसिक आपने इसका पढ़ा हुआ है। जहाँ से मैंने क्वेश्चन किया था कि ये बहुत सारे लोग अभी तक इसको आइडेंटिफाई, ये तो आपने हमने ये बता दिया कि आप कह रही हैं कि कोई डॉक्टर होगा, हाइजीन का ख्याल रखेगा, उसको बहुत सारी डिजीज़ के बारे में पता होगा। नहीं, लेकिन डिजीजेस के बारे में नहीं पता होगा। देखें, उसको बेसिक एनाटमी, फिजियोलॉजी सब कुछ पता होगी। हाँ, ठीक है ना। एटलीस्ट वो अगर किसी पेशेंट को या किसी क्लाइंट को डील कर रहा है तो उसको पता है कि कौन सी वेसल कहाँ से गुजर रही है, तो मैं इसको बोटॉक्स या फिलर्स या कुछ भी लगा रहा हूँ। और वो भी ऑब्वियसली ऐसा नहीं है कि हमें ट्रेनिंग दी जाती है, लेकिन बेसिक तो हमने पढ़ा हुआ है ना। बेसिक पढ़ के फिर इसके कोर्सेज कर लेते हैं, वो कुछ टेक्निकल कोर्सेज होते हैं, वो आप कर लें, फिर अपनी सर्विसेज में ऐड ऑन करें उसे। तो वैसे जो लोग जो है वो अब बग़ैर किसी अभी जिसका जिक्र भी आपने किया, अगर किसी एक्सपर्ट के पास नहीं पहुंच सकते, और क्योंकि हम इसमें अवेयरनेस भी देना चाहते हैं, और वो किसी ऐसे सो कॉल्ड एस्थेटिक क्लिनिक पे पहुंच गए जिसको कन्वर्ट किया गया पॉलर से, शायद ये सख्त जुमला है, तो वहाँ पे कोई फीमेल मेल जो है वो अगर परफॉर्म कर रहा है तो इससे नुकसान क्या हो सकता है किसी को? अगर वो, क्योंकि लोग पता है क्या करते हैं, बिजनेस है ना, कंपटीशन है, फिर कंपटीशन में लोगों को डेफिनेटली प्राइस डिफरेंस भी आता होगा, चार्जेस भी, लग्जरी है और उसमें भी लोग कहीं ना कहीं उसको डिफरेंस को देख रहे होते हैं। तो क्या ऐसा हो सकता है, क्यों ये इतना इम्पॉर्टेंट है कि बंदा मेक श्योर करे, ठीक है, कि किसी डॉक्टर के पास जाना है या किसी एक्सपर्ट के पास जाना है? देखिए, ये तो अब पेशेंट को खुद डिसाइड करना है, अपनी वर्किंग करनी है। और आजकल तो बहुत आसान है पेशेंट को डॉक्टर्स के रिव्यूज़ मिलना, और सोशल मीडिया का दौर है। आपको जो भी, और स्पेशली जो भी एस्थेटिक रन कर रहा है, उसका कोई ना कोई इंस्टाग्राम का, फेसबुक का या कुछ ना कुछ प्रोफाइल बना हुआ है, वेबसाइट बनी हुई है, आप उसको देखें, आप उसकी डिग्रीज को मैं तो देख रहा हूँ आजकल बड़े बड़े, मैं किसी का नाम नहीं लूँगा, बड़े जो आर्टिस्ट थे हमारी इंडस्ट्री में, सेलिब्रिटीज़ थी बहुत सारी, वो इसको एज ए बिजनेस लेके कर रहे हैं। शायद चंद तो उनमें से डॉक्टर हों, लेकिन बहुत सारे नहीं भी हैं। हाँ, बिल्कुल ऐसा ही है। तो देखिए, जब कोई भी बिजनेस इमर्ज होता है तो बहुत सारे लोगों के कान खड़े हो जाते हैं। हाँ। और जिसका बिजनेस माइंड होता है, अब वो चाहे डॉक्टर हो, चाहे इंजीनियर हो। वैसे हमारी सोसाइटी जो है ना तस्नीम, ये एक बड़ा अलमिया है यहाँ पे कि जब कोई डॉक्टर किसी बिजनेस की तरफ चले, जैसे आप अब डॉक्टर हैं, तो आप जब कारोबार कर रही ही होंगी तो जहन में एक ख्याल पैदा होता है कि नहीं, इसको नहीं करना चाहिए, ये तो डॉक्टर है, ठीक है। वैसे मैं इसके हक में नहीं हूँ, बावजूद इसके कि लोगों को ये सोचना चाहिए, जैसे आप कह रहे हैं कि डॉक्टर है, उसके अपने वो बिजनेस भी कर सकता है, और आपके प्रोफाइल में माशाल्लाह इतनी ज़्यादा चीज़ें ऐड हैं कि आपने वर्सटाइल एक्सपीरियंस लिए। इसी काम को करते करते आपने शुरू में अपने इंट्रो को में बताया कि आप जो है वो चैम्बर ऑफ कॉमर्स की मेंबर भी हैं। मेंबर नहीं, प्रेसिडेंट मेंबर, फाउंडिंग मेंबर है, सॉरी। तो एस्थेटिक वाले काम से पहले आप इसमें थी या बाद में आई? बिल्कुल, ये तकरीबन 5 साल हो गए हमने, क्योंकि मेरा देखें कहीं ना कहीं शुरू से मेरा ताल्लुक औरतों से ही रहा है। अच्छा। मुझे मतलब तकरीबन 26 साल हो गए प्रैक्टिस करते हुए। अच्छा, ठीक है, और स्टिल आई एम प्रैक्टिसिंग। तो लेकिन मैंने औरतों के ही लिए काम किया है, औरतों के ही साथ काम किया है। अब वो चाहे ऑब्स्टेटिक्स गायनी ऑप्स कर रही हूँ, चाहे मैं एस्थेटिक कॉस्मेटोलॉजी या एस्थेटिक मेडिसिन कर रही हूँ, या वो मैं वुमेन लेड बिजनेसेस को सपोर्ट कर रही हूँ, या मैं वुमेन एम्पावरमेंट पे बात कर रही हूँ, या मैं औरतों के मसाइल सुन रही हूँ, तो काम मैंने औरतों के ही किया है। तो देखें, घूम फिर के
एट दी एंड जब आपको इतना सारा अरसा गुजर जाता है औरतों के साथ काम करते हुए, तो फिर आपको उनके मसाइल समझ में आने लगते हैं और आप उनका हल बेहतर तरीके से दे सकते हैं। क्योंकि देखें जब लगता है आप कहीं ना कहीं आप जो है वो इसके साथ साथ साइकोलॉजिस्ट भी बन गई होंगी, क्योंकि वुमेन साइकोलॉजी को आप अब इतने अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर सकती हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। और आई एम वेरी हैप्पी कि मेरे पास जब मेरी क्लाइंट्स आती हैं तो वो बहुत खुश होके जाती हैं और वो बहुत रिलैक्स होके जाती हैं। और ये मुझे लगता है कि ये मेरे डॉक्टर होने की वजह से है कि अल्लाह ताला ने शायद, क्योंकि डॉक्टर्स आर द चूजन पीपल, ये बात तो आप एग्री करेंगे, ठीक है ना। हज़ारों लाखों बच्चे टेस्ट में अपीयर होते हैं या सेकेंड ईयर के एग्ज़ाम देते हैं और उसमें से कुछ हज़ार बच्चे डॉक्टर बनते हैं। तो ऑब्वियसली ये एक नबियों का पेशा है ना। तो अल्लाह ने जब इसको मसीहाई का वो किया है तो यकीनन इसमें उन लोगों के लिए अल्लाह ताला ने कुछ खास ब्लेसिंग्स रखी हैं। तो मुझे लगता है कि ये बस डॉक्टर के ऊपर होती है। अच्छा तस्नीम, अब एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात, बीइंग फीमेल एक डॉक्टर होना तो बड़े एजाज़ की बात है और सोसाइटी बड़ा हैप्पीली एक्सेप्ट करती है। माशरा हमारा एक फीमेल डॉक्टर को बहुत रिस्पेक्ट भी देता है। डॉक्टर बहू भी चाहिए होती है। डॉक्टर बहू भी चाहिए होती है, आजकल वैसे फ्रीलांसर बहू चाहिए। सही बात। अब एक इस प्रोफेशन से जब आप बिजनेस में गई, अब एक औरत जो है वो एक टाइम पे एक वाइफ है, एक मदर है, एक डॉक्टर है और एक बिजनेस वूमेन है, वर्किंग वूमेन कह सकते हैं हम। इन सब में सबसे मुश्किल क्या होता है किसी एक खातून के लिए? सबके अपने अपने मसाइल हैं, लेकिन आप क्योंकि इन सारी चीज़ों में एक्सपीरियंस कर रही हैं और कर चुकी हैं, तो आपको क्या लगता है कि किसी भी औरत के लिए वर्किंग वूमेन होना एक आम सी बात है या ये बहुत टफ जॉब है? आम सी बात भी नहीं है, डिपेंड करता है प्रोफेशन पे। और उससे भी ज़्यादा जो किसी भी औरत की कामयाबी या नाकामी का दारो मदार होता है ना, वो उसकी पुश्त पे बैठे हुए जो मर्द होते हैं ना, उसके पीछे खड़े हुए मर्द होते हैं, या उसकी फैमिली होती है, या कुछ औरतें भी, जैसा कि उसकी माँ, उसकी सास, ये बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती हैं। ठीक है ना। तो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे सारी सपोर्ट, मुझे सास भी इतनी अच्छी मिली थी कि मैंने अपनी सास से, अपनी माँ से ज़्यादा सीखा। और मेरी माँ ने ऑब्वियसली मेरी तरबियत की और अल्लाह ताला उन दोनों को गरीक रहमत करे, तो मैं आज यहाँ इस मुकाम पे हूँ। और ऑब्वियसली मेरे वालिद ने मुझ पे इतना ट्रस्ट किया कि मुझे इतना कॉन्फिडेंस दिया। मैं एक बहुत छोटे से शहर से आई थी, कराची, मैं लाड़काना से उठकर आ गई थी। फिर उसके बाद जब शादी हुई तो ऑब्वियसली हस्बैंड की सपोर्ट के बगैर कोई भी औरत कुछ भी नहीं कर सकती। अगर हस्बैंड आपको, चाहे वो अब लड़ाई करके हो रही है, वो सपोर्ट, क्योंकि देखें ये कोई जो काम होता है ना, जब आप अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में एंटर हो रहे होते हैं तो, और अपना कैरियर बना रहे होते हैं, तो ये कोई बहुत फूलों की सेज नहीं होती। और सपोर्ट और करना ये इस बात की दलील है। मैं कहती हूँ कि अगर आज मैं इस मुकाम पे पहुँच गई, अब ऐसा नहीं है कि वो बड़ा सारा कोई फैंटेसी वाला पीरियड गुजरा और मियाँ बीवी की लड़ाई नहीं हुई, और मैंने जब कहा कि मैंने जाना है तो वो उन्होंने मुझे पूरा सपोर्ट किया, और किसी के साथ भी ऐसा नहीं होता। हाँ, शायद फिल्मों में होता है। हाँ, सबकी ज़िंदगी में वो रोलर कोस्टर वाली चीज़ें आती हैं। बट एक बात है कि अगर औरत डिसाइड कर लेती है कि मुझे कुछ करना है तो वो कर लेती। तस्नीम, कितना आपको लगता है अगर हम परसेंटेज में कंट्रीब्यूशन लें तो एक औरत ने सोच लिया मैंने कुछ करना है और उसके अंदर वो स्किल सेट भी है, और वो स्किल सेट होते हुए उसको, अगर हमारा मेल डोमिनेंट मुआशरा है, अगर उसको ये सपोर्ट ना मिले जिस सपोर्ट की आप बात कर रही हैं, तो भी गुजारा हो जाता है? क्योंकि आप तो मुख्तलिफ मुश्किल से होता है, इतना आसान नहीं है। ऑब्वियसली मेल डोमिनेटिंग मुआशरा है। अकेली औरत के लिए बहुत चैलेंजेस हैं, बहुत मसाइल हैं। अच्छा, आपको क्या लगता है तस्नीम कि एक मर्द जब ये सारे काम कर रहा होता है, यही सारे काम जिसको करने के बाद एक औरत बहुत ज़्यादा क्रेडिट लेती है, तो वो ऑर्डिनरी हो जाते हैं, और एक खातून करती है तो वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो जाता है, और एट द सेम टाइम ख़वातीन का ये क्लेम भी है कि हम बराबर हैं।
देखिए ये डिस्क्रिमिनेशन तो अल्लाह ताला ने कर दी है, तो हम कोई नहीं होते इस डिस्क्रिमिनेशन को जो है ना कि कौन सुपीरियर है और कौन अल्लाह ने किसको बरतरी दी है और किसको उसके अंडर रखा है। तो ये बात तो बीइंग अ मुस्लिम वुमेन और हर औरत को पता होना चाहिए बहुत क्लियरली, ठीक है, कि अल्लाह ताला ने ये डिस्ट्रीब्यूशन की है, ये मेरी और आपकी उसकी नहीं है। लेकिन बराबरी, हाँ, बराबरी के बहुत सारे उसूल भी बता दिए हैं और वो उसूल भी हमें पता होने चाहिए, ठीक है ना, कि डिस्क्रिमिनेशन कहाँ है और डिस्क्रिमिनेशन कहाँ नहीं है। तो ऐसी बात नहीं है कि औरतों को ये बात पता नहीं है, लेकिन हमारे मुआशरे में जो वुमेन एम्पावरमेंट, मुझे लगता है कि वुमेन एम्पावरमेंट के नाम पे जो तरबियत हो रही है या वुमेन एम्पावरमेंट जो सिखाई जा रही है वो शायद थोड़ी सी डिफरेंट है ना, उसकी वजह से ये बराबरी और इन सारी चीज़ों का यही जानना नारा चाह रहा लगने हूँ लगा है ना। तो अब हर एक का अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, बट जब हम अपने आप को मुसलमान कहते हैं तो ये चीज़ हमें बहुत अच्छी तरह से औरतों को क्लियर होनी चाहिए कि ये डिस्क्रिमिनेशन हमने नहीं की और हम कोई नहीं होते डिसाइड करने वाले। वेरी वंडरफुल आंसर। दूसरी बात ये कि हाँ, अल्लाह ताला ने औरत को काम के लिए पैदा नहीं किया, इसीलिए जब औरत काम करती है तो वो उसे कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लगता है। मर्द को अल्लाह ताला ने घर का सरबराह बनाया है और उसका काम है, तो वो काम कर रहा है तो इट्स ओके, ही इज इन हिज रोल, ही इज इन हिज रोल। हाँ, तो वो आप जो खातून है वो अपने रोल से बाहर है, हम अपने रोल से बाहर आ रहे हैं ना। तो इसीलिए ये मेरे लिए या किसी भी औरत के लिए थोड़ी सी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बात है वो अचीवमेंट लेना अपने आप पे, क्योंकि अल्लाह ताला ने जब एक औरत को कहते हैं सनफे नाजुक, ठीक है ना, तो अब नाजुक तो अपने आप को सनफे नाजुक भी कह रहे हैं, ठीक है। अब नाजुकी से बाहर जो औरतें काम कर रही हैं तो वो नाजुकी से बाहर आ रही हैं, है ना। तो जब हम नाजुकी से बाहर आके काम कर रहे हैं तो ऑब्वियसली हम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम कर रहे हैं। बहुत वंडरफुल। अच्छा, अब मुझे ये बताएं कि कितनी सारी ख़वातीन जो हैं वो ये सोचती हैं, क्योंकि आपका जो सर्कल है ख़वातीन में, आप मुख्तलिफ प्रोफेशन में मुख्तलिफ जगहों पे आप ख़वातीन के सर्कल को मिल रही होती हैं और वो डिफरेंट माइंडसेट हैं और आपको डिफरेंट माइंडसेट रीड करने का मौका भी मिलता है। एम्पावरमेंट का लफ्ज़ जब आता है तो हमारे जहन में एक ऐसी चीज़ आती है बिलखसूस ख़वातीन के लिए कि जैसे अब ये बाख्तियार होने जा रही है और इसके बाद ना इसको कोई हस्बैंड अच्छा लगेगा अपना, ना इसको कोई दूसरा। तो ये वाला ये बहुत ही गलत कॉन्सेप्ट है। देखें, जो भी बात एम्पावरमेंट के ऊपर जब हम बात करते हैं तो एक ऐसा ही कुछ इमेज सोसाइटी में आजकल लोगों को लगता है कि है। नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है। जो सही मानों में एम्पावर औरतें होती हैं ना, तो वो कभी भी इस कॉन्सेप्ट को एक्सेप्ट नहीं करती। तो आपने फिर वुमेन एम्पावरमेंट का मतलब नहीं समझा। वो औरतें अगर ये बात कर रही हैं तो इसका मतलब है कि उन्होंने एम्पावरमेंट का मतलब नहीं समझा। एम्पावर तो अल्लाह ताला ने हमें कर ही दिया ना, औरत को पैरों के नीचे जन्नत दे के, तो इससे ज़्यादा और क्या एम्पावरमेंट चाहिए? हाँ, इससे बड़ी एम्पावरमेंट तो नहीं हो सकती, ठीक है ना। तो अब मैं कहूँ कि इसमें देखिए, मैं इस चीज़ की बड़ी क्लियरिटी है इस चीज़ की, और मैं चाहती हूँ कि ये बात जो औरतें काम कर रही हैं या इवन जो घरों में बैठी हैं उनको लगता है, और अच्छा एक ये भी बड़ा वो है कि जो घरों में ख़वातीन है वो समझती हैं कि जो बाहर औरतें काम करने गई हैं उनकी ज़िंदगी तो बड़ी लग्जीरियस है, हाँ, है ना, वो तो बस किसी फैंटेसी वर्ल्ड की औरतें हैं। वो सुबह खटखट मेकअप करती हैं और जी तैयार होकर चली जाती हैं और फिर रात को आती हैं, ठीक है। और जो औरतें वर्किंग हैं वो उनके लिए जो घर में रहने वाली औरतें वो फैंटेसी है। तो वो वाली चीज़ तो अब है कि इंसान किसी हाल में खुश नहीं है। तो जो चीज़ अपने हाथ में नहीं होती, अपने पास नहीं होती, वो सबसे ज़्यादा अच्छी लग रही होती है। वैसे आपको अगर चॉइस मिले तो आप क्या चॉइस लेंगी? किस लाइक आपको लगे कि आपने वर्किंग लेडी बनना है या हाउस वाइफ बनना है? देखिए, मैं तो खैर ऑलरेडी वर्किंग लेडी हूँ, लेकिन चॉइस मिल गई, दोबारा चॉइस मिल गई तो मैं स्टिल काम करना चाहूँगी। हाँ, काम करना चाहेंगे, ठीक है, क्योंकि एक औरत जो है ना, ये भी मैं आपको बहुत अच्छी मैनेजर भी है,
अगर वो बहुत अच्छी मैनेजर नहीं होती तो वो इतने सारे पूरे ख़ानदान की तरबियत और साथ लेके चलना और पूरे ख़ानदान को संभालना ये औरत नहीं करती फिर, ठीक है। तो मैनेजमेंट मुझे लगता है कि वो बहुत अच्छी जो औरतें कर सकती हैं वो अपने काम और घर को बहुत आसानी से चला सकती हैं, लेकिन अब उसमें एक मैनेजमेंट नहीं होती, उसमें टाइम मैनेजमेंट है, उसमें आपके फाइनेंशियल मैनेजमेंट है, उसमें आपकी रिलेशनशिप मैनेजमेंट है, उसमें आपके बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं। तो आप अगर सब में तवाज़ुन कर सकते हैं तो व्हाई नॉट, यू कैन वर्क। अच्छा, एक जो अब आप ज़रा यहाँ पे इस्लाह भी करें, मर्दों को ऐसा क्यों लगता है कि जब एक खातून एम्पावर हो जाएगी एक इनसिक्योरिटी आती है उसके माइंड में? ऐसी कंप्लेंट आपने कभी फेस की है ख़वातीन की तरफ से कि बहुत ज़्यादा। रीज़न क्या हो सकता है आपके ख्याल में? इनसिक्योरिटी माइंडसेट एक छोड़ देगी। देखिए, हम जिस खित्ते में रह रहे हैं ना, इस खित्ते का अलमिया ही यही है, यानी कि इंडिया, पाकिस्तान, सब कॉन्टिनेंट की बात कर रही हूँ। सिर्फ पाकिस्तान की बात नहीं है या मेरे आपके घर की बात नहीं है या मुझसे जो सिर्फ हमारे एक स्पेसिफिक एरिया से बात नहीं है, ये एक पूरे उसकी बात है, माशरे की बात है, ये पूरे आसपास की जितने भी कंट्रीज हैं सब जगह यही हाल है। अच्छा तस्नीम, मुझे ये बताएं, क्योंकि आपका तो बहुत ज़्यादा इंटरेक्शन है ख़वातीन के साथ, और वो वाली ख़वातीन जो बहुत सारी ऐसी भी घरों से निकलती होंगी, नई प्रोफेशनल लाइफ में आती हैं, और बहुत सारी ऐसी जो प्रोफेशनल करियर जिन्होंने बना लिए, तो एक तासुर ये कि औरत के पास पैसा आ जाए तो वो मर्द को छोड़ देती है, ये खौफ पता है आपको हमारी सोसाइटी में कितना बड़ा खौफ है? बिल्कुल ऐसा ही है। आप पहले ये बताएं कि आप इससे एग्री कर रही हैं और ख़वातीन इसकी कंप्लेंट करती हैं कि वे हमारे मेल्स को ये लगता है, ये कहीं ना कहीं एग्जिस्ट करता होता है। ये आती। अच्छा, अब ये बताएं कि ये ख्याल जो है, क्योंकि आप खुद भी वर्किंग लेडी हैं, ये पैदा क्यों होता है, और क्या वाकई ख़वातीन फिर ऐसे कर देती हैं? कोई केसेस इस तरह के सोसाइटी में आपने देखे? बिल्कुल गलत कॉन्सेप्ट है ये, और बिलीव मी, मुझे 26 साल, मैंने आपको बताया, मुझे इससे ज़्यादा अरसा ख़वातीन के साथ हो गया काम करते हुए, चाहे वो मेरी पेशेंट्स हों, चाहे वो मेरी बिज़नेस कोलीग्स हों या मेरी कोलीग्स हों, या मल्टीपल फोरम्स पे मल्टीपल लोगों के ख़वातीन के साथ मुझे काम करने का एक्सपीरियंस हुआ। और मैंने आज तक कभी किसी लड़की को, किसी औरत को नहीं देखा कि जब उसके पास पहला पैसा आया हो ना, तो अगर वो बेटी है तो उसने माँ बाप के लिए कुछ ख़रीदा सबसे पहले पैसे से, ठीक है। अगर वो बीवी है तो उसने शौहर के लिए और बच्चों के लिए ख़रीदा सबसे पहले। और मेजॉरिटी ऐसी ही औरतों से हमारे यहाँ बड़ी पड़ी। देखिए, एक्सेप्शनल केस हर जगह होते हैं दुनिया में, सारी उंगलियां बराबर नहीं होती, ठीक है। लेकिन हम जिस मुआशरे में रहते हैं, औरतें अभी भी, मुझे लगता है कि वो एक बहुत थोड़ा सा परसेंटेज है उन औरतों का जिनके बारे में बात की जाती है कि उनके लिए पैसा ही सब कुछ है। वो बहुत छोटा सा एक परसेंटेज है। ड्रामे भी बन गए। हाँ, और क्योंकि उस पर ड्रामे भी बन गए और हमारे यहाँ कुछ सोसाइटी में ऐसा दिखाया जा रहा है, और मतलब तरबियत, मैं कहती हूँ कि जो ड्रामे शायद हमने अपने बचपन में देखे थे या होश संभालने के बाद, जो मुझे याद है, उसमें बड़ा तरबियत का अंसर होता था और उससे बहुत सारी अच्छी चीज़ें सीखने को मिलती थी। और जो जॉइंट फैमिली सिस्टम था, जो सारी औरतें एक साथ रहने का जो पहले था कि पूरे ख़ानदान एक साथ, तो वो बहुत एक अच्छा सिस्टम था तरबियत के हवाले से। तो मेजॉरिटी औरतों की तरबियत उन्हीं उसूलों पे अभी तक हुई भी है। एक बहुत छोटा सा वो है, और वो छोटा सा हिस्सा जो है ना, एक्चुअली मसला क्या है कि वो बहुत हाईलाइट हो गया है मीडिया के थ्रू। तो एक ब्रॉड उस पे कॉन्सेप्ट ये आ गया कि जी सारी औरतें ऐसी जो बाहर निकल के काम कर रही हैं ना, औरतें वो सारी की सारी ऐसी होती, जब पैसा आ जाता है तो सब अपने आप को कुछ समझने लगती हैं। जब पैसा आ जाता है तो वो सबसे पहले अपने घर, अपने बच्चों, अपने से वाबस्ता लोगों को देखती हैं। तो वरना तो ऐसे ही नहीं चल रहा है ये अल्लाह ताला का निज़ाम।
अगर इस तरह से हर औरत छोड़ के और सिर्फ अपना काम करने के लिए, और अगर उसके पास पैसे आ गए तो वो जो ये कॉन्सेप्ट डेवलप हो गया कि जी वो छोड़ देगी और वो कहीं चली जाएगी, तो इट्स नॉट लाइक दैट। ऐसा मैंने बिल्कुल भी नहीं देखा। अच्छा, अब आपने क्योंकि 26 साल आपने कहा आपको हो गए ख़वातीन के साथ, तो आपके पास तो बड़े केसेस भी रिपोर्ट होते होंगे, मल्टीपल चीज़ें। तो बहुत सारी ख़वातीन बहुत कुछ कर सकती हैं लाइफ में, लेकिन वो घर से निकलने से डरती हैं। उन्हें लगता है कि सोसाइटी का जो हमारे माशरे में जो बाहर मर्द है वो घात लगा के बैठा है कि औरत घर से निकलेगी काम करने के लिए और मैं उसे हिरास करूँगा। तो देखिए, जो औरत घर में बैठी हुई है ना, उसके ऊपर तो बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि वो उन मर्दों की तरबियत करे, अपने बेटों की तरबियत करे, अपने भाइयों की तरबियत करे, अपने शौहरों की भी तरबियत करे। ठीक है, क्योंकि अगर वो घर में अपने चले, ठीक है, आने वाले वक्तों में जो माएँ होती हैं ना, वो अपने बच्चे हैं, मैं बच्चों से बात करती हूँ या भाइयों की बात करती हूँ, कि अगर उनको घर में अच्छी तरबियत, वो औरतें घर में जो बैठी हैं उनका बहुत बड़ा रोल है। देखें, घर से काम करना इट्स अ डिफरेंट थिंग, वो घर से काम भी कर सकती हैं। अब तो आजकल कोई इशू ही नहीं है, और मेजॉरिटी बहुत सारी औरतें अब तो घर से भी काम कर रही हैं। तो अब ये वाली तफरीक तो ख़त्म हो ही गई कि जी घर में काम करने वाली औरत और बाहर काम करने वाली औरत, ठीक है ना। वह काम करने वाली औरत की तफरीक ख़त्म हो गई। काम तो औरत कर रही है, अब वो चाहे घर बैठ के कर रही है, चाहे वो बाहर निकल के कर रही है, वो हर एक के अपने अपने सर्कमस्टेंसेज हैं, हर एक के अपने अपने वसाइल हैं, ठीक है ना। तो काम का तो अब डिफरेंस नहीं रहा, लेकिन वो एक चीज़ बहुत बेहतर तरीके से कर सकती हैं, क्योंकि वो घर में रहती हैं, टाइम लगाती हैं। तो मुझे लगता है कि वो तरबियत में बहुत अच्छा रोल प्ले करेंगी। तो वो जो घात लगाए हुए उन्हें लग रहा है कि मर्द बाहर बैठे, तो वो ठीक हो जाएंगे, मुझे लगता है। बड़ा ज़बरदस्त सॉल्यूशन भी दिया आपने। अब आप क्योंकि कराची में होती हैं और कराची के बहुत सारे लोग हमें देख भी रहे होंगे, तो आपको कोई मिलना चाहे या एस्थेटिक के हवाले से आपसे कांटेक्ट करना चाहे, तो वो आपको ढूंढेगा कहाँ से? जी, कराची में मेरे 2 क्लिनिक्स मैं रन करती हूँ और बड़ी वेल नोन जगहों पे हैं। अच्छा। और मैं आपको कॉन्टैक्ट्स दे दूंगी दोनों जगह के, तो आप स्क्रीन पे डिस्प्ले कर दें। स्क्रीन पे आप चाहें तो डिस्प्ले कर दें और वो मुझसे ज़रूर रब्ता कर सकते हैं। मेरे चेंबर जो औरतें, बल्कि स्पेशली मैं कहूँगी कराची में जो औरतें देख रही हैं, या किसी भी किस्म की बिजनेस असिस्टेंस चाहिए, या अपने काम के हवाले से कोई भी मसाइल, अपनी हेल्थ के इश्यूज़ के हवाले से, तो वो ज़रूर हमसे रब्ता कर सकती हैं। हमारा मैं ऑन द अपने चेंबर के बिहाफ पे भी बड़े ओपनली सबको कहूँगी कि मैं और मेरी जो टीम है, जिसमें कि जो मेरी फाउंडर प्रेसिडेंट हैं साहिबजादी माहिन खान, बड़ा विजनरी हम लोग वो लेके चल रही हैं, और हम सब मिलके बड़ा अच्छा कोशिश कर रहे हैं कि कुछ अच्छे सॉल्यूशंस दे। जो औरतें काम कर रही हैं, उनके जो भी उनको मुश्किलात आती हैं अपने बिज़नेस रजिस्टर कराने के हवाले से या कनेक्टिविटी के हवाले से, तो वो हम कोशिश करते हैं कि उनकी वो सॉल्व हो जाए। हाँ। डॉक्टर तस्नीम कौसर से हमने आज बड़े ज़बरदस्त मौज़ूआत डिस्कस किए। बुनियादी तौर पे इस गपशप का मकसद ये था कि हमारी कॉन्वर्सेशन में हमने डॉक्टर साहब से सबसे पहले तो ये पूछा कि सोसाइटी में जो हेल्थ कॉन्शियसनेस है, इसके ऊपर लोग कैसे सोचते हैं, और फिर एस्थेटिक के ऊपर बात हुई, और बड़ी ही ज़बरदस्त तरीके से इन्होंने ये बताया कि ये लाइफ में क्यों ज़रूरी है, जिसको हम बाज़ औक़ात इग्नोर कर रहे होते हैं लाइफ में, वो हमारे लिए बड़ा इम्पॉर्टेंट भी होता है। वर्किंग वुमेन के हवाले से डॉक्टर साहब आपकी जो गुफ्तगू थी बहुत औसम, मुझे तो बहुत लर्निंग भी हुई और बड़ा अमेजिंग एक्सपीरियंस था, क्योंकि शायद इससे मुख्तलिफ़ ख़यालात मैंने इससे पहले बहुत दफ़ा सुने। तो ख़वातीन को मेरे ख़्याल में डरना नहीं चाहिए, बाहर निकलना चाहिए, और काम करने में कोई इतनी बुराई नहीं है। जो अभी आप भी कह रही थी कि वो जो एक जहन के अंदर एक वो खौफ है कि बाहर निकलने से शायद कुछ हो जाएगा, केसेस हैं, कभी होते भी हैं, लेकिन अगर एक्सेप्शंस को देख के हम देखिए, अगर आपका पाथ क्लियर है ना, तो आपको लिए कोई मसाइल नहीं, आप अपना पाथ क्लियर रखिए। हाँ, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, सिराते मुस्तकीम पे चले। बिल्कुल। तो बड़ा मुख्तसर टाइम था हमारे पास। एक सोशल मीडिया की रिक्वायरमेंट भी यही है कि हम सारी चीज़ों को
बहुत ज़्यादा एलेबोरेट नहीं कर सकते, बावजूद इसके हमने छोटे छोटे चंक्स में चीज़ों को जितना डिस्कस कर सकते थे हमने किया। डॉक्टर तस्नीम आपका बहुत शुक्रिया, और हम कोशिश करेंगे कि बहुत सारे सवालात जो भी मेरे जहन में बाकी हैं, आप फिर कभी इस्लामाबाद आएँ और हम दोबारा बैठें और उनको वहीं से कंटिन्यू करें। आपका बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू सो मच। थैंक यू।